आकाशवाणी दिल्ली से प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। स्वास्थ्य पत्रिका के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन स्वीकार करें अपनी दोस्त शालिनी मित्तल का नमस्कार। श्रोताओं, बरसात के मौसम में नमी और उमस के कारण त्वचा रोग होने का खतरा बढ़ जाता है। फंगल इन्फेक्शन जैसे दाद, खुजली और एलर्जी इस मौसम में आम है। आइए इस बारे में विस्तृत जानकारी लेते हैं एक विशेषज्ञ से। बरसात के मौसम में त्वचा में होने वाले फंगल इन्फेक्शंस पर जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर RML अस्पताल के त्वचा रोग विशेषज्ञ और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अखिलेश थोले। आपसे बात कर रही हैं परविंदर कौर। आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। जी धन्यवाद मैम। सबसे पहला हमारा सवाल डॉक्टर साहब आपसे यही होगा कि फंगल इन्फेक्शंस क्या होते हैं और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन और वायरस इन्फेक्शन से कैसे अलग हैं? जी, फंगस एक अलग जीवाणु है जो खास तौर पर नमी वाले एरियाज में, नमी वाले स्किन पे या नमी वाले हमारे इंटरनल ऑर्गन्स हमारे अंदर रहता है और ये बहुत लंबे समय तक इन्फेक्शन चलता है। लेकिन फंगल इन्फेक्शन जो है वो होता क्यों है? फंगल इन्फेक्शन कई तरह के हो सकते हैं। सुपरफिशियल स्किन के फंगल इन्फेक्शन होते हैं जो हमारी ऊपरी सतह पे बीमारी करते हैं, या डीप फंगल इन्फेक्शन भी हो सकते हैं स्किन के जो हमारे स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज, मतलब स्किन, ऊपरी स्किन और अंदर जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज है, जो डीपर स्किन है, उसको भी अफेक्ट कर सकते हैं। मोस्ट कॉमनली हमारे सुपरफिशियल फंगल स्किन इन्फेक्शन ही होते हैं जो हमारी ऊपरी सतह को इन्फेक्ट करते हैं और बीमारी फैलाते हैं। इसके साथ साथ हमारे शरीर के दूसरे भाग को, दूसरे अंगों को भी, जैसे लंग्स या इंटेस्टाइन में भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है जो डर्मेटोलॉजी के अंदर नहीं आता है, जो स्किन स्पेशलिटी में नहीं आता है, बट वो फंगल इन्फेक्शंस भी हो सकते हैं। त्वचा के इन्फेक्शन में सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन सर कौन सा है? इसके बारे में थोड़ा सा जानकारी दीजिए। सबसे कॉमन फंगल इन्फेक्शन जो लोगों को परेशान करता है उसको हम टीनिया या डर्मेटोफाइट इन्फेक्शन कहते हैं, जिसको आम भाषा में दाद भी बोला जाता है जी। वो उस फंगल इन्फेक्शन में खास तौर पे इचिंग, खुजली और गोल गोल चकत्ते बनना, जो जिसकी किनारे थोड़े उभरे होते हैं और जो किनारों से फैलता है और बीच में क्लियर रहता है, ये आमतौर पर लक्षण होते हैं। ये हमारे बालों में भी हो सकता है, स्किन पे भी हो सकता है, नाखून पर भी हो सकता है, हमारे जांघों में, नितंब पे, प्राइवेट एरियाज के आसपास, उंगलियों के बीच, इन सब जगह हो सकता है। और भी कई दूसरे फंगल इन्फेक्शंस भी कॉमन है, बट वो लोगों को इतने परेशान नहीं करते हैं। जैसे टीनिया वर्सिकुलर हो गया, वो बहुत कॉमन है, जो जिसको आम भाषा में लोग सौवा, सेवली, बबूती भी कहते हैं, जो हमारे चेस्ट या बैक पे यूजुअली इन्फेक्ट करता है, स्किन का कलर चेंज कर देता है, बट उसमें इचिंग इतनी नहीं होती, इतनी खुजली नहीं होती है, तो लोग इतने परेशान नहीं होते उससे। इसके साथ साथ कैंडिडा एक ईस्ट मोल्ड का फंगल इन्फेक्शन है जो हमारे फ्लेक्शर्स में, जहाँ स्किन चिपकी होती है, वहाँ ज़्यादातर होता है, या महिलाओं में गुप्तांगों के पास हो सकता है। इसकी पहचान कैसे की जा सकती है? आम आदमी तो दाद, मुझे लगता है, काफ़ी इजीली पहचान जाते हैं और वो हमारे पास खुद होके दाद के लक्षण लेकर आते हैं। उसमें गोल गोल चकत्ते आपके शरीर पे कहीं भी हो सकते हैं, खासकर आपके जांघों में, जिसमें इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, खुजली बहुत ज़्यादा होती है। तो अगर आपको खुजली के साथ लाल या स्किन कलर के चकत्ते हो रहे हैं जो जिसके किनारे उभरे हुए हैं और किनारों से आगे फैल रहा है, तो ज़्यादातर वो दाद ही होता है। टीनिया भी कहते हैं उसको। वो अलग अलग हिस्सों में हो सकता है। अगर हाथों में होता है तो उसको टीनिया मैनम कहते हैं हम। पैरों में लोग एथलीट फुट भी कहते हैं, टीनिया पीडिस बोलते हैं मेडिकली। एथलीट फुट, एथलीट फीट भी बोला जा सकता है। गुप्तांगों में जॉक इच कहते हैं लोग उसको। और बच्चों में खासकर बालों में होता है, बालों की स्किन पे होता है, स्कैल्प पे होता है। इसको टीनिया कैपेटिस कहा जाता है। उसमें गोल गोल चकत्ते बनते हैं और उस एरिया में बाल चले जाते हैं। तो ये खासकर बच्चों में होता है। जी। और इसके लिए क्या कोई स्पेशल जांच भी की जाती है पहचानने के लिए कि ये दाद है? ज़्यादातर तो हम लक्षणों को देखकर क्लिनिकली डायग्नोसिस बनाते हैं, बट कुछ केसेस में डाउट हो सकता है एक्जिमा या सोरियासिस और टीनिया के बीच और फंगल इन्फेक्शन के बीच, तो वहाँ हम KOH माइक्रोस्कोपी करते हैं। KOH केमिकल से स्किन की स्क्रैपिंग लेके, स्किन की त्वचा का ऊपरी हिस्से को स्क्रैप करके और उसकी जो स्केल्स होती है, पपड़ी जो होती है, उसको माइक्रोस्कोप में देख के KOH करते हैं। और बहुत ही रेयर केसेस में हमें
कल्चर भी करना हो सकता है। तो इसका इलाज क्या है? फंगल इन्फेक्शन डिपेंड करता है कितना सीवियर है। अगर बहुत ही कम त्वचा को उसने इन्फेक्ट किया हुआ है तो हम सिर्फ क्रीम से, एंटी फंगल क्रीम्स होती है, उसको देकर हम उसको ठीक कंट्रोल किया जा सकता है, ठीक भी किया जा सकता है। और अगर थोड़ा सीवियर है, फैला हुआ है, तो हमें खाने वाली मेडिसिन भी देनी पड़ सकती है। साथ में हम एंटीहिस्टामिन्स देते हैं जो इचिंग को कंट्रोल करते हैं। उसके लिए आपको स्किन स्पेशलिस्ट हेल्प करेंगे, वो उनका रोज़ का काम है और वो ईजिली इसमें ट्रेंड है कि कौन सा इन्फेक्शन स्किन का डीप है और सुपरफिशियल है, वो इजीली आपको देखकर बता सकते हैं। जी। और जो इलाज के दौरान जो दवाइयाँ दी जाती है, क्या उनके कुछ दुष्प्रभाव भी होते हैं? लगाने वाली मेडिसिन से उनके तो कोई दुष्प्रभाव नहीं होते। खाने वाली मेडिसिन को अगर हाई डोज में लिया जाए और बहुत लंबे समय तक ली जाए, खासकर इट्राकोनाजोल या टर्बिनाफिन वाली जो ओरल मेडिसिन होती है, उससे थोड़ा लीवर पे असर पड़ सकता है। ऐसे थ्योरीज है, बट प्रैक्टिकली इतना देखा नहीं गया है। तो प्रैक्टिकली साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है लो डोसेस पे, और जिन डोसेस पे आपको स्किन स्पेशलिस्ट लिख रहे हैं। बट अगर इन्फेक्शन कंट्रोल नहीं हो रहा है और बहुत ज़्यादा हाई डोज देना पड़ रहा है और लंबे समय तक देना पड़ रहा है, तो इन्फेक्शन के साइड इफ़ेक्ट्स के चांसेस होते हैं, जिसके लिए टाइम टू टाइम हम टेस्ट करवाते हैं पेशेंट की। और कई केसों में ऐसा भी देखा गया है कि किसी इंसान को इन्फेक्शन हो गया, फंगल इन्फेक्शन, तो वो बार बार उसी जगह पर हर साल या 6 महीने बाद रिपीट होता है। तो क्या ये बार बार वही इन्फेक्शन होता है कि नए सिरे से नया इन्फेक्शन होता है? मैम, बार बार सेम इन्फेक्शन भी हो सकता है या नए सिरे से नया भी हो सकता है। खास तौर पर अगर पेशेंट ने कोई ओवर द काउंटर, मतलब अपने नियरेस्ट फार्मेसी या केमिस्ट के पास जाकर कोई क्रीम ली है जिसमें स्टेरॉइड हो। मैंने 100 में से 90 पेशेंट्स जो हमारे पास खुद इलाज करा कर आते हैं, ये देखा है कि वो स्टेरॉइड युक्त क्रीम लगाते हैं जिसमें बीटामिथाजोन, क्लोबेटासोल नाम के स्टेरॉइड होते हैं। खासकर क्लोबेटासोल नाम वाले स्टेरॉइड पेशेंट लगा कर आते हैं, जिससे उनको उनके लक्षणों में तो आराम आता है, लक्षण कम हो जाते हैं, बट वो बीमारी नहीं जाती। तो वो पेशेंट को बस खुजली में आराम आ जाता है, तो उसको वो लंबे समय तक लगाते हैं, बट फिर वो स्किन, वहाँ की इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, उसकी रोग प्रतिकार जो शक्ति है वो कम हो जाती है और वो इन्फेक्शन बार बार होता रहता है। स्किन भी पतली होकर फट सकती है। और या कई बार ऐसे होता है कि अंडर ट्रीटमेंट किया है, लो डोज में दवाई दी गई है या जितना समय तक देनी चाहिए क्लिनिकली उतनी नहीं दी गई है, तब भी इन्फेक्शन बार बार हो सकता है। आज के 10 साल पहले तक जो अभी मेडिसिन अवेलेबल है वो तब भी थी, बट उनका जो MIC कहते हैं हम लोग, मिनिमम इनहिबिटरी कॉन्सेंट्रेशन, मतलब अगर 100 mg हमने दवाई दी तो 100 mg दवाई से ही वो कीटाणु रुक जा रहा था, मर जा रहा था। बट अब वो 100 mg की जगह हमें लंबे समय तक 200 mg देना पड़ रहा है ताकि वो कीटाणु मर जाए। तो कीटाणु ने अपने आप में बदलाव किए हैं और वो जो फंगस है वो उसी डोज पे नहीं मर रहा है, उसको हायर डोज देना पड़ रहा है और लंबे समय तक देना पड़ रहा है। इसीलिए भी बार बार इन्फेक्शन हो रहा है कि अंडर ट्रीटमेंट हो रही है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो ओवर द काउंटर मेडिसिन ली जाती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए? बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। खासकर जब भी पेशेंट दवाई ले रहा है, वो एक बार पढ़ ले उस दवाई के ऊपर क्लोबेटासोल तो नहीं लिखा हुआ है, बीटामिथाजोन तो नहीं लिखा हुआ है, जो कि एक टॉपिकल स्टेरॉइड है, मतलब लगाने वाला स्टेरॉइड है। तो वो जो स्टेरॉइड्स है वो अवॉइड करनी चाहिए? बिल्कुल 100% अवॉइड करनी चाहिए। ना फंगल इन्फेक्शन पे लगाना चाहिए, ना पिंपल्स पे लगाना चाहिए, ना हेयर लॉस पे लगाना चाहिए, कहीं नहीं लगाना चाहिए। तो डॉक्टर साहब, एक और सवाल आता है कि जैसे कि बार बार इन्फेक्शन, पुनः संक्रमण हो रहा है जी। तो पुनः संक्रमण को रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए? जी, पहले तो हमें ये समझना होगा कि इन्फेक्शन हमें हो कैसे रहा है। तो ये इन्फेक्शन होता है डायरेक्ट कांटेक्ट से। मान लो मेरे साइड में कोई पेशेंट है जिसको ये इन्फेक्शन है और उसके स्किन से मेरा डायरेक्ट कांटेक्ट हुआ है, या मैंने उनसे हैंडशेक किया है, या उनको टच हो गया मेरे बॉडी का, तो उससे मुझे इन्फेक्शन हुआ है। हमारे नेल्स में ज़्यादातर फंगस बैठ जाता है और हम कहीं खुजली करते तो वहाँ फंगल इन्फेक्शन होता है। दूसरा कारण होता है हमारे बॉडी में लगातार नमी का बना रहना। तो अगर हम टाइट कपड़े पहनते हैं या सिंथेटिक कपड़े पहनते हैं, टाइट हमारे अंडर गारमेंट्स है, तो वो पसीने को रोके रखते हैं, वहाँ नमी रहती है, खासकर हमारे जांघों में, गुप्तांगों के पास, नितंब के पास। वहाँ पर वो इन्फेक्शन को बढ़ने के लिए पोषक एनवायरनमेंट मिल जाता है, तो वो वहाँ पर फंगस बढ़ जाता है। तो इसीलिए वो फंगल इन्फेक्शन हमें हुआ है। तो अगर हम इन कंडीशन में लगातार रह रहे हैं
तो वो फंगल इन्फेक्शन ठीक नहीं होगा या दोबारा होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तो हमें बारिशों के मौसम में खासकर 2 बार नहाना चाहिए। हमारे जो अंदरूनी कपड़े हैं उनको अच्छे से धोकर धूप में सुखाना चाहिए। अगर वो कपड़े पुराने हो गए अंदरूनी कपड़े तो उसको चेंज कर ले तो बेहतर होगा। कपड़ों को उल्टा करके प्रेस करा जाए, थोड़ा खुली धूप में खुली हवा में सुखाया जाए। गीले कपड़ों को अलमारी में ना रख दे, थोड़ा अच्छे से सुखा के पूरे ड्राई होने पर ही अलमारी में रखे। घर में किसी को इन्फेक्शन है तो जैसे मैंने बताया वो डायरेक्ट कांटेक्ट से ही फैलता है, तो या तो कपड़े का कांटेक्ट या आपके बॉडी का कांटेक्ट। तो कपड़े का कांटेक्ट ना हो तो जिसको घर में इन्फेक्शन है वो अपने कपड़े अलग से धोए, वो बकेट भी अपनी अलग रखे। पब्लिक प्लेसेस में अगर आप इन्फेक्टेड हो तो आपको बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए, जैसे जिम या स्विमिंग पूल्स या कॉमन जो बाथरूम्स होते हैं उसका आप यूज़ ना करें। और अगर आप कर रहे हो, इन्फेक्टेड नहीं हो पर आप यूज़ कर रहे हो, तो आप चप्पल पहन के रखे, शूज़ पहन के रखे, जूते पहन के रखे, तो आपके पैर में या नाखूनों में इन्फेक्शन नहीं होगा। और जैसे हमने कोरोना में देखा था कि कहीं भी बाहर जाने के बाद या किसी से हैंड शेक करने के बाद हाथ को अच्छे से धो ले, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है कि वो इन्फेक्शन नहीं फैलता है। तो आपने आज हमें बताया कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जी फंगल इन्फेक्शन को बचाने के लिए, इसकी रोकथाम करने के लिए। तो जो लोग एंटीसेप्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जाके लहसुन हल्दी या किसी तरह की घर में घरेलू उपचार करते हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या सलाह देंगे? मैम, फंगल इन्फेक्शन एंटीसेप्टिक से ठीक होते हुए हमने कभी देखा नहीं है। एंटीसेप्टिक उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, उल्टा हमने कई बार ऐसे देखा है जो कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक बाज़ारों में अवेलेबल है उसको लगाने से पेशेंट की स्किन इरिटेट हो जाती है, कई बार जल जाती है, निशान भी परमानेंट पड़ जाता है और वो पेशेंट फिर बड़े दर्द में, बड़ी दिक्कत में हमारे पास आते हैं और उनका ट्रीटमेंट हमें पहले जो एंटीसेप्टिक से नुकसान हो गया उसका करना पड़ता है, फिर उसके बाद फिर दांत को भी ट्रीटमेंट करना पड़ता है। तो एक छोटी सी बीमारी के चक्कर में उनको बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो आप एंटीसेप्टिक लिक्विड का यूज़ ना करें, आप नॉर्मल सोप्स यूज़ करिए, नॉर्मल वाइट सोप जो बाज़ारों में अवेलेबल है उसका यूज़ करिए, वो आपके लिए सफिशिएंट है। आप सोप नहीं भी यूज़ करना चाहते हो तो एटलीस्ट दिन में 2 बार नहा ले और कोई बेसिक सा सोप यूज़ कर लो तो बेहतर होगा। और जो लहसुन हल्दी इस्तेमाल करते हैं दांत को ठीक करने के लिए, मैम, ये भी एलोपैथी में ये कोई ट्रीटमेंट नहीं मानी गई है और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में भी मैंने किसी को इससे ठीक होते हुए नहीं देखा है। हल्दी लगाने से थोड़ा आराम आपको लग सकता है, हो सकता है थोड़ा सा आप बेटर फील करें क्योंकि वो थोड़ी सी इम्यूनिटी बढ़ा देती है, बट हल्दी में बहुत ज़्यादा एंटी फंगल प्रॉपर्टी नहीं देखी गई है कि वो फंगस को बिल्कुल जड़ से मार दे। तो ये भी कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है। जो लहसुन है वो तो स्किन को इरिटेट भी करता है, तो आप ना ही लगाए तो बेहतर होगा। तो अगर दाद हो जाए तो डॉक्टर के पास जाएं और प्रॉपर एंटी फंगल मेडिसिन के थ्रू आप अपना इलाज करवाएं। जी, अगर आपको दाद के लक्षण जैसे खुजली होना, लाल लाल चकत्ते होना जो किनारों से बढ़ रहे हैं, या आपके छाती पे और कमर पे स्किन का कलर का चेंज हो जाना, ये आपको लक्षण नज़र आते हैं तो या तो आप स्किन स्पेशलिस्ट को दिखाइए, वो बेस्ट होगा। अगर आपके आसपास स्किन स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं है और आप तुरंत आराम चाहते हो तो एटलीस्ट एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर जो MBBS डॉक्टर होते हैं उनको दिखाइए और आप ये देखिए कि आपको जो क्रीम लिखी जा रही है वो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम तो नहीं है, उसमें क्लोबेटासोल या बीटामेथाजोन तो नहीं लिखा हुआ। अगर ये लिखा हुआ है तो स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम है, आप बिल्कुल इसे ना लगाएं। जो ट्रीटमेंट दी है वो डॉक्टर जितने ड्यूरेशन के लिए बोल रहे हैं उतने ड्यूरेशन के लिए आप ट्रीटमेंट ले। हो सकता है कि आपको 2 हफ्ते के इलाज के बाद बहुत आराम लगे और 99% आपकी बीमारी ठीक भी हो जाए। इसका मतलब ये नहीं कि आप ट्रीटमेंट को बंद कर दें, आप ट्रीटमेंट को थोड़ा लंबे समय तक हमें चलाना पड़ता है ताकि वो इन्फेक्शन दोबारा ना हो। तो जितने देर के लिए, जितने दिन के लिए डॉक्टर आपको स्किन स्पेशलिस्ट बोल रहे हैं ट्रीटमेंट लेने के लिए, उतनी देर के लिए प्लीज़ आप ट्रीटमेंट ले, ट्रीटमेंट को बीच में ना छोड़े। उसका जो भी आपने ट्रीटमेंट की है वो वेस्ट हो जाएगी, फिर से आपको ज़ीरो से ट्रीटमेंट स्टार्ट करनी होगी। तो ट्रीटमेंट पूरा ले और जैसे स्किन स्पेशलिस्ट या आपके रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बता रहे हैं वो आप करिए प्लीज़। जी, और इसके अलावा अगर बच्चों को इन्फेक्शन हो जाए तो क्या बच्चों के इन्फेक्शन और बड़ों के इन्फेक्शन में क्या अंतर है, पहली बात, और दूसरी बात उनके इलाज में क्या अंतर है? जो मैं क्लिनिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको यूजुअली हमने देखा है बहुत ज़्यादा बॉडी पे नहीं फैलता है अगर उनका हाइजीन ठीक है। उनको जो डायपर एरिया है उसके आसपास ही फंगल इन्फेक्शन होता है क्योंकि वहाँ नमी बनी रहती तो है। डायपर रैश भी फंगल इन्फेक्शन होता है कि वो अलग है?
डायपर रैश एलर्जिक भी हो सकता है और फंगल भी हो सकता है, और यूजुअली डायपर रैश पहले एलर्जिक होता है और उसके वजह से फंगस वहाँ जल्दी अपना इन्फेक्शन कर देता है। तो डायपर रैश पहले एलर्जिक होता है, फिर फंगल हो जाता है अगर लंबे समय तक है, या सिर्फ एलर्जिक रैश भी हो सकता है। बच्चों की स्किन भी पतली होती है, बहुत ही कोमल त्वचा होती है और जल्दी इन्फेक्शन पकड़ लेती है डायपर वाले एरिया में। तो सारे पीडियाट्रिशियन और स्किन स्पेशलिस्ट की यही सलाह होती है कि आप सिंथेटिक डायपर जहाँ तक अवॉइड कर सको वहाँ तक करिए, और अगर जो हमारे इंडियन देसी पुराने लंगोट या कॉटन डायपर्स थे उसका यूज़ करिए। इनके इलाज में क्या अंतर है? जो बड़ों को इलाज किया जाता है, क्या वही दवाइयाँ, सेम दवाइयाँ बच्चों की दी जाती है कि कुछ जी, अलग दवाइयाँ तरीके तो की मैम हैं? सेम ही है, बच्चों की दवाइयाँ अलग नहीं होती है, पर उसका डोज का बहुत फ़र्क पड़ जाता है। लगाने वाली क्रीम्स लगभग सेम है, पर जो खाने वाली दवाइयाँ है उनका डोज का बहुत फ़र्क है, तो डोज कम डोज में देना पड़ता है। जी, इसके अलावा एक और कॉमन देखा गया है, औरतों में मुंह पे झाइयाँ हो जाती हैं। क्या झाइयाँ और फंगल इन्फेक्शन एक ही चीज़ है कि ये दोनों अलग अलग चीज़ हैं? और अलग हैं तो इनके झाइयाँ होने के क्या कारण हो सकते हैं? मैम झाइया जो आमतौर पे जैसे आप बता रहे हो, वो चेहरे पे ब्लैक कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, काले रंग के डार्क स्पॉट्स हो जाते हैं, वो फंगल इन्फेक्शन नहीं होता है। वो हमारे स्किन के कलर का चेंज है, स्किन का पिगमेंटरी डिसऑर्डर है, जो यूजुअली जो हार्मोनल चेंजेस से होता है। ज़्यादातर लोगों को प्रेगनेंसी में होता है या बहुत सन एक्सपोजर, तेज़ धूप में रहने की वजह से हो सकता है। खासकर लेडीज़ में देखा गया है, पर जेंट्स को भी होता है। मेन रीज़न हार्मोनल चेंज होता है, जो प्रेगनेंसी या अगर कोई महीने की जो दवाइयाँ होती है वो ली जा रही है तो उस केस में उनको होता है। उसकी ट्रीटमेंट फंगल इन्फेक्शन से बिल्कुल अलग है और वो काफ़ी लंबे समय तक चलती है। कोई 100% गारंटीड इलाज अभी तक उसका है नहीं, बट कुछ क्रीम्स होती है जिससे वो अपने आप भी बहुत कम हो जाता है और त्वचा साफ रखने में मदद करता है। हमारा यही सजेशन होता है कि धूप से बचे रहें, और अगर कोई आपकी पीरियड्स की या महीने की दवाई चल रही है तो उस दवाई को आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को, लेडीज़ डॉक्टर को बोल सकते हो कि इसको मुझे चेंज करा जाए। तो धूप का आपने जिक्र किया, धूप क्या फंगल इन्फेक्शन में भी धूप का एक्सपोजर इन्फेक्शन को बढ़ा देता है? मैम धूप के एक्सपोजर से पसीना होता है और पसीना बढ़ने से फंगल इन्फेक्शन बढ़ सकता है। डायरेक्ट धूप फंगल इन्फेक्शन को नहीं बढ़ाती है। मतलब बरसात के दिनों में ज़्यादा इन्फेक्शन होने के जी चांसेस हैं। पसीने के मौसम में। एक और सवाल मन में आ रहा है कि जो लोग कॉस्मेटिक इलाज लेते हैं या सर्जरीज करवाते हैं, क्या उन लोगों की त्वचा की सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से उन लोगों को फंगल इन्फेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं क्या? मैम सेंसिटिविटी बढ़ने की वजह से तो नहीं, पर जो जैसे मैंने बताया कांटेक्ट से फंगल इन्फेक्शन होता है। हमारी त्वचा का कोई इन्फेक्टेड चीज़ के कांटेक्ट में आने से फंगल इन्फेक्शन होता है। तो अगर आप थ्रेडिंग करा रहे हो, जैसे लेडीज़ यूजुअली थ्रेड्स कराती है, वो थ्रेड इन्फेक्टेड है तो उनको फंगल इन्फेक्शन या एक वायरल मोलस्कम इन्फेक्शन हमने बहुत कॉमनली देखा है। उनको छोटे छोटे वाइट कलर के दाने हो जाते हैं, वो हो सकते हैं इन्फेक्टेड थ्रेड की वजह से, या इन्फेक्टेड अगर वो और कुछ टावल्स यूज़ कर रहे हैं या कोई मशीन है उस इंस्ट्रूमेंट की टिप है वो इन्फेक्टेड है, तो उनको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। सेंसिटिविटी बढ़ने से यूजुअली नहीं होता है फंगल इन्फेक्शन। जी, आज हमने स्टूडियो में डॉक्टर अखिलेश थोले से फंगल इन्फेक्शन पर विस्तार से बात की। तो आपका स्टूडियो में आने के लिए और इतनी सारी फ़ायदेमंद जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। बरसात के मौसम में त्वचा में होने वाले फंगल इन्फेक्शंस। अभी आप ये भेंट वार्ता सुन रहे थे। हमारे विशेषज्ञ थे त्वचा रोग विशेषज्ञ और सीनियर मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर RML हॉस्पिटल नई दिल्ली के डॉक्टर अखिलेश थोले। आपसे बात कर रही थी परविंदर कौर। श्रोताओं, आधुनिक तकनीक के साथ दृष्टि सुधार और नेत्र रोगों के उपचार में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। नेत्र विज्ञान बेहतर सटीकता, सुरक्षा और परिणाम सुनिश्चित करने के लिए तेजी से विकसित हो रहा है। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उपलब्धियों पर जानकारी दे रही हैं अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति फूलजले। आपसे बात कर रही हैं शालिनी मित्तल। हमारे स्टूडियो में है आज एक विशेषज्ञ जो आपको बताएंगी नेत्र चिकित्सा में हुए अब तक के विस्तार और विकास के बारे में। डॉक्टर साहब, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। डॉक्टर साहब, ऐसी कौन कौन सी बीमारियां हैं खास तौर पर आंखों की? उससे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि भारत कहीं पे भी नेत्र विज्ञान में दुनिया में कम नहीं है। जो सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज वर्ल्ड ओवर अवेलेबल है वो हमारे यहाँ भी अवेलेबल है, जो कि एक बहुत ही गर्व की बात है। जैसे कि आपने पूछा शालिनी जी कि क्या क्या बीमारियां होती है कॉमन, तो मैं आपको बताना चाहूंगी चश्मे की बीमारी है जो काफी कॉमन होती है, और उसके अलावा सफेद मोतियाबिंद होता है, काला मोतियाबिंद होता है, पर्दे की होती है। डायबिटीज का हमारे यहाँ पे इंसिडेंस बढ़ता जा रहा है। इस वजह से डायबिटीज की वजह से जो पर्दे में प्रॉब्लम आती है वो भी काफी कॉमन हो गई है आजकल। बच्चों में अगर ये होता है मान लीजिए मोतियाबिंद, तो अगर इनका सही समय पर इलाज ना हो तो ये एक मतलब बच्चों की रोशनी को कम कर देता है। पर उसको पहचानना उतना ही कठिन होता है क्योंकि छोटा बच्चा ना तो अपनी बात बता सकता है, और परिवार में जैसे माता पिता हैं उनको भी सही समझ नहीं आता है कि इसको आंखों की समस्या है और इसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना जरूरी है। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करें, मतलब घर पे कैसे पहचानें? जी, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है शालिनी जी, क्योंकि अवेयरनेस बहुत जरूरी है। तो अगर आपको लगता है कि आप अपने बच्चे को, एक तो जब वो पैदा होता है तो नॉर्मली 1-1.5 महीने के बाद वो चीजों को देखना शुरू कर देता है, तो आप ये जरूर देखें कि अपने बच्चों के सामने कोई खिलौना या खुद भी जाए तो आप देखें कि क्या वो आपकी तरफ देख रहा है, क्या वो रोशनी की तरफ देख रहा है। अगर आप कोई चीज घुमाते हैं इधर उधर तो क्या वो उसको फॉलो करता है, ये इम्पोर्टेंट है। दूसरा ये देखें कि बच्चों के आंखों में कोई सफेदी तो नहीं दिख रही है, जो बहुत जरूरी है। सफेदी कई बार मोतिया की वजह से होती है, पुतली की प्रॉब्लम की वजह से होती है, या पीछे अगर कोई ट्यूमर हो तो भी सफेदी होती है। तो इनको टाइमली इनका डायग्नोसिस करना और इनका इलाज करना बहुत जरूरी है। तो आंखों में सफेदी तो नहीं है, या आंखों में कोई तिरछापन, बहंगापन तो नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये है कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ये बहंगापन आया है। तो ये सारे लक्षण होते हैं बच्चों में नजर कम होने के। यानी इस तरह के कुछ अगर लक्षण दिखते हैं तो एक आई स्पेशलिस्ट के पास लेकर जाएं और उनका परीक्षण जरूर करवाएं। और जैसे डॉक्टर साहब आपने कार्यक्रम के बिल्कुल आरंभ में बोला था कि हमें गर्व है कि भारत में सभी तकनीक है, सारी जो नेत्र चिकित्सा की आज की डेट में जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं वो अवेलेबल हैं, सक्सेसफुली सारे ऑपरेशंस किए जा रहे हैं। तो घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आप सही समय पर बच्चे को, या अगर एडल्ट भी कोई है उसको परेशानी है, डॉक्टर के पास जाते हैं तो इलाज संभव है। स्पेशली जैसे मोतिया का इलाज पहले हम बड़ा चीरा लगा के करते थे, अब ये लेजर असिस्टेड होता है, माइक्रोस्कोप के थ्रू किया जाता है, इसलिए इसके कॉम्प्लिकेशन रेट्स भी काफी कम हो गए। तो सक्सेस रेट ऑफ सर्जरी बढ़ गया है। लेंस हमारे पास एडवांस लेंसेस है, दूर पास दोनों के। तो ये सारी हमारे पास अब ऑप्शंस अवेलेबल है जो कि पहले नहीं होते थे। और कौन कौन सी ऐसी तकनीक हैं जो अभी विकसित हुई हैं और भारत में अवेलेबल हैं, उपलब्ध हैं, जिससे कि इलाज किया जा सकता है? तो एक तो आपने मोतियाबिंद का बताया, और क्या ऐसा विस्तार और विकास हुआ है जिसको हम कह सकते हैं कि पहले ये नहीं होता था भारतवर्ष में और अब सफलतापूर्वक किया जा रहा है? जैसे एक मेरे दिमाग में आ रहा है कि आजकल बहुत आम है कि लोग चश्मा जो लग जाता है, आप बता रही हैं बहुत ही कॉमन है, पर उसको हटाने का एक ऑपरेशन करवा रहे हैं और बहुत ज्यादा लोग करवा रहे हैं। तो ये एक नई तकनीक है क्या? जी, ये एक नई तकनीक है। पुरानी भी तकनीक थी लेकिन उसमें उतने सक्सेसफुल नहीं होते थे। अब नई तकनीक है, लेजर असिस्टेड तकनीक है, तो रिफ्रैक्टिव सर्जरीज कहते हैं हम उसे। वो काफी सारी तकनीक आती है उसमें, कुछ लेजर से ठीक होती है, कुछ लेंस असिस्टेड होती है। तो इन सब में ये जो नई तकनीक आ गई है इसकी वजह से सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। तो पहले जो हम बड़े बड़े मोटे मोटे चश्मे लगाने पड़ते थे या लोग लगाना नहीं चाहते थे क्योंकि उनको लगता था कि हमारा मतलब कॉस्मेटिक इफेक्ट खराब हो जाएगा, तो इन तकनीकों के जरिए हम ये सारी प्रॉब्लम अब सॉल्व कर सकते हैं। यानी कि अब कॉस्मेटिक्स पे भी बात आ चुकी है क्योंकि पहले एक जरूरत थी। ये बताइए डॉक्टर साहब, अवेयरनेस बहुत आई है, अभी आपने बताया कि लोग आ रहे हैं, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं और खासतौर पर बच्चों में तो बहुत केसेस आंखों की समस्या के बढ़ रहे हैं। इसका क्या कारण आप समझती हैं? देखिए, बच्चों में जो हम देख रहे हैं केसेस बढ़ रहे हैं वो है बच्चों में रिफ्रैक्टिव एरर होना। रिफ्रैक्टिव एरर को अगर आम भाषा में कहा जाए तो चश्मे का नंबर आना। ये ज्यादातर इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले कुछ सालों में ये देखा जा रहा है कि बच्चों ने बाहर खेलना कम कर दिया है, स्पेशली इन अर्बन एरिया। गाँव में तो शायद अभी भी बच्चे खेलते हैं और एक्सपोज्ड है। हमारे डिजिटल स्क्रीन का जो यूज है वो बढ़ गया है, लोग मोबाइल पे ज्यादा है, लैपटॉप टैबलेट पे ज्यादा है। इसकी वजह से बच्चों में नंबर आ रहा है और वो बढ़ता जा रहा है।
जिसके लिए अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगी कि माता पिता इस बात का ध्यान रखें, जितना ज़रूरी हो उतना ही बच्चों को एक्सपोज कराए मोबाइल और टैबलेट से। जी, बहुत मुश्किल है जैसा आपने कहा, लेकिन हाँ, कोशिश करनी जरूरी है क्योंकि ये उनकी आंखों को भी इफेक्ट कर रहा है। डॉक्टर साहब, ये बताइए कि और कौन कौन सी ऐसी तकनीक विकसित हुई हैं जिनके बारे में आप चाहेंगे कि श्रोता जाने? जी, मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे पहले पर्दे की भी प्रॉब्लम काफी होती थी इंडिया में, कुछ सालों पहले इलाज नहीं हो पाता था इतना ज्यादा, पर अब वो सारा हो सकता है। पर्दों की ऑपरेशन में भी काफी तकनीकी एडवांसमेंट आया है, टेक्नोलॉजी बहुत इम्प्रूव हो गई है, सक्सेस रेट इम्प्रूव हो गया है। डायबिटीज की वजह से पर्दे खराब होते हैं, उसके लिए अब लेजर्स अवेलेबल है। लेजर के अलावा हम कहते हैं एंटी VEGF मॉलिक्यूल, जो एक ड्रग होता है। पहले आपको सिर्फ सर्जरी करवानी पड़ती थी, पर अब ये ड्रग होता है जिसको आई में इंजेक्ट कर देते हैं इंजेक्शन के द्वारा, तो उससे भी काफी कुछ प्रॉब्लम पर्दे की सॉल्व हो जाती है। फिर ROP जैसा भी है, वो भी काफी मतलब जो प्री मैच्योर बच्चों में देखा जाता है कि हमारी जो सर्जरीज की क्वालिटी है वो बढ़ गई है, तो इन बच्चों की भी साइट कुछ हद तक बचाई जा सकती है। डॉक्टर साहब, कॉर्निया ट्रांसप्लांट, ये बहुत हम सुनते हैं कि ऑर्गन डोनेशन करना चाहिए, तो इस तकनीक में भी कुछ सुधार आया है? बहुत ज्यादा, क्योंकि आई एम ग्लैड कि आपने ये क्वेश्चन पूछा कि इतना ज्यादा सुधार आया है कि पहले जैसे एक कॉर्निया हम एक इंसान में यूज कर पाते थे क्योंकि वो फुल थिकनेस होता था। अब तकनीकी सुधार की वजह से, एडवांसमेंट की वजह से हम उसको अलग अलग 3 अलग अलग लोगों में यूज कर सकते हैं, क्योंकि अब जो फुल थिकनेस था वो पार्शियल थिकनेस हो गया, तो आगे का हिस्सा किसी और में लगाया, बीच वाला हिस्सा किसी और के लिए यूज किया। अच्छा। तो इस तरीके का भी, या पीछे का जो हिस्सा है वो किसी और में यूज करिए, इस तरीके का भी एडवांसमेंट अवेलेबल है। एक आदमी डोनेट करता है आई, तो कई सारे लोगों को एटलीस्ट दो लोगों को तो मिल ही सकता है। हम लगातार डिजिटल स्क्रीन का यूज करें, जिससे टायर्डनेस बहुत हो रहा है आंखों में, ड्राइनेस हो जाता है आंखों में, तो हम एक 20-20-20 एक रूल होता है जो हम कहते हैं, तो एवरी 20 मिनट्स 20 मीटर की दूरी पे देखना है 20 सेकेंड्स के लिए, तो वो उसका पालन करें। तीसरा ये है कि अगर आपकी नजर कम होती है किसी भी वजह से, तो प्लीज डॉक्टर को जरूर दिखाएं, उसे इग्नोर ना करें। स्पेशली अगर आपको डायबिटीज जैसे बीमारी है या आपकी फैमिली हिस्ट्री है काला मोतिया की, तो ये सारी बीमारियां इग्नोर ना करें, तुरंत अपने डॉक्टर से सलाह करें। धन्यवाद देते हैं डॉक्टर साहब आपको, धन्यवाद स्टूडियो में आए। धन्यवाद शालिनी जी, और धन्यवाद श्रोताओं। नेत्र चिकित्सा के क्षेत्र में नवीनतम तकनीक और उपलब्धियां। अभी आप सुन रहे थे ये भेंट वार्ता। हमारी विशेषज्ञ थी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान नई दिल्ली की नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर स्वाति फूलजरे। आपसे बात कर रही थी शालिनी मित्तल। दोस्तों, आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है? इस कार्यक्रम में और आप क्या सुनना चाहते हैं? आप हमें लिख सकते हैं, फीडबैक दे सकते हैं। हमारे कार्यक्रम में कोई सुझाव देना चाहें, अपनी प्रतिक्रिया देना चाहें, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। नोट कर लीजिए हमारी मेल ID healthairdelhi@gmail.com। इसके अलावा भी अगर आप हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं, कोई विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी चाहते हैं, तो हमें अवश्य लिखिए। इसी के साथ आज की स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत अब यहीं समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए स्वीकार करिए हमारा नमस्कार। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे थे कार्यक्रम स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।